चाइना को एक तरफा नहीं बल्कि डबल झटका लगा है। पहले तो पनामा को छीन लिया है, अब अमेरिका ने। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत को लेकर 2008 की भविष्यवाणी करने वाले ने जो कहा है वो चाइना को टेंशन दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े एसेट्स मैनेजर ब्लैक रॉक ने पनामा नहर के दोनों ओर के बंदरगाहों को खरीदने का सौदा किया है, जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का दबाव था। इस सौदे की कीमत करीब 22.8 बिलियन डॉलर बताई गई है और ये हांगकांग के सीके हैचिसन कंपनी से हुआ है। ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण 20 जनवरी 2025 में दावा किया है कि चीन पनामा नहर को चला रहा है और उन्होंने इसे वापस लेने की बात कही। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। 4 मार्च 2025 को घोषित इस सौदे में ब्लैक रॉक की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने सीके हचिसन के पनामा नहर के प्रमुख बंदरगाहों बालबोआ और क्रिस्टोबल को खरीदा है। यह सौदा अमेरिकी नियंत्रण को मजबूत करने और चीन के प्रभाव को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि पनामा ने चीन के बीआरआई से निकलने का फैसला किया है, जो इस सौदे को और बढ़ावा देता है। ट्रंप प्रशासन का टारगेट स्पष्ट है, चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और वॉल स्ट्रीट के अरबपतियों जैसे ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक को फायदा पहुंचाना। ब्लैक रॉक पहले से ही 23 देशों में 43 बंदरगाहों को कंट्रोल करता है। पनामा नहर जो 1999 में अमेरिका से पनामा को सौंपी गई थी, एक रणनीतिक जलमार्ग है जो अमेरिकी व्यापार और सैन्य हितों के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप का दावा है कि यह समझौता उल्लंघन है, लेकिन पनामा सरकार इसे अपना अधिकार मानती है। इस सौदे में एलन मस्क और स्टीफन शार्जमैन जैसे ट्रंप के बड़े दानदाता भी शामिल थे, जिन्होंने 2024 के चुनाव में भारी फंडिंग की थी। ये सौदा वॉल स्ट्रीट और ट्रंप प्रशासन के बीच नजदीक संबंधों को दिखलाता है। ये कदम अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का हिस्सा है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये पनामा की संप्रभुता पर हमला है। पनामा सरकार ने इसे शुद्ध व्यावसायिक सौदा बताया है, लेकिन ट्रंप का दबाव साफ दिखाई देता है। स्थानीय लोगों और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये सौदा अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार है, जो लैटिन अमेरिका को अपने बैकयार्ड के रूप में देखता है। इस घटना को समझने के लिए 1903 में पनामा नहर के निर्माण और अमेरिकी हस्तक्षेप का उदाहरण लिया जा सकता है। 1903 में अमेरिका ने कोलंबिया, जिसका हिस्सा तब पनामा हुआ करता था, उससे नहर के निर्माण के लिए अनुमति मांगी, लेकिन कोलंबिया ने असहमति जताई। इसके बाद अमेरिका ने पनामा में एक विद्रोह को समर्थन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पनामा 3 नवंबर 1903 को स्वतंत्र हुआ। अमेरिका ने पनामा के साथ हाय बनाउ वरिल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसे नहर क्षेत्र पर 10 मील चौड़ी पट्टी पर 99 साल का नियंत्रण मिला। इसकी कीमत 10 मिलियन डॉलर और सालाना 2.5 लाख डॉलर। नहर का निर्माण 1914 में पूरा हुआ, जिसने अमेरिकी व्यापार और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया। 1977 में जिमी कार्टर ने संधि पर हस्ताक्षर करके 1999 तक इसे पनामा को सौंपने का वादा किया। 1903 में अमेरिका ने पनामा पे कंट्रोल के लिए सैन्य और कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया, जो आज ट्रंप के ब्लैक रॉक सौदे में आर्थिक और राजनीतिक दबाव के रूप में दिखाई देता है। दोनों ही मामलों में अमेरिका का लक्ष्य अपने रणनीतिक शक्ति को मजबूत करना और अन्य शक्तियों, तब यूरोप आज चीन को प्रभावित करना। 1903 में स्थानीय विरोध और संप्रभुता का मुद्दा था, जो आज भी पनामा में इस सौदे के खिलाफ उठ रहा है। बाद में 1977 की संधि से पता चलता है कि लंबे समय तक कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। चाइना के ऊपर ये एक बहुत बड़ा गाज है जो गिरना शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार नाइट फ्रैंक की नवीनतम वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2024 में वैश्विक अरबपति संपत्ति में चौथा स्थान हासिल किया है। इस साल भारत में 191 अरबपति हैं, जिनमें से 26 नए अरबपति पिछले साल बने हैं, जो 2019 में केवल 7 थे। ये भारत आर्थिक प्रगति का संकेत है। भारत में अरबपतियों की संख्या 2023 से 24 के बीच में 12% बढ़ी है। इनकी कुल संपत्ति लगभग
लगभग 950 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। वैश्विक स्तर पर उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की बात करें तो अमेरिका में लगभग 40% HNVs रहते हैं, चीन में 20%, जापान में 5% से अधिक और भारत में 3.7%, जो इसे चौथे स्थान पर लाता है। भारत के प्रमुख अरबपतियों में मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है, जो भारत की क्षेत्रीय आर्थिक श्रेष्ठता को दिखलाता है। भारत की ये प्रगति पिछले कुछ दशकों में व्यापार, तकनीकी नवाचार, रणनीतिक निवेश के कारण संभव हुई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप्स ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं जिम वॉकर ने भारत के ऊपर दांव लगाया है। अर्थशास्त्री जिम वॉकर, जिन्होंने 2006-2007 में अमेरिकी आवास बाजार के पतन और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की सटीक भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में चीन से अधिक आशाजनक है। उन्होंने निवेशकों से सलाह दी है कि वे मौजूदा बाजार और स्थिरता के बावजूद भारत में निवेश बढ़ाएं। वॉकर का मानना है कि 2008 जैसा गंभीर वित्तीय संकट दोबारा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में उस समय जैसी अति उत्पादन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी की संभावना है, लेकिन 2008 की तुलना में हल्की होगी। भारत की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विनिमय दर की स्थिरता पिछले 30 सालों में सबसे बेहतर है। वॉकर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में चीन से अधिक आशाजनक है। उन्होंने निवेशकों से सलाह दी है कि वे मौजूदा बाजार अस्थिरता के बावजूद भारत में निवेश को बढ़ाएं। वॉकर का मानना है कि 2008 जैसा गंभीर वित्तीय संकट दोबारा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में उस समय जैसी अति उत्पादन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी की संभावना है, लेकिन 2008 की तुलना में यह हल्की होगी। भारत की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और विनिमय दर की स्थिरता पिछले 30 सालों में सबसे बेहतर है। वॉकर ने सुझाव दिया है कि निवेशकों को चीन के बजाय भारत में दुगना निवेश करना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी विनिर्माण और आवास बाजार की सुस्ती का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने 2008 के संकट से नहीं जोड़ा। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 7% से अधिक रही, जबकि चीन की वृद्धि दर धीमी पड़ रही है, जो वॉकर के विश्लेषण को मजबूत करता है। भारत ने पिछले दशक में डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स और नीतिगत सुधार के जरिए अपनी स्थिति मजबूत की है और हाल के सालों में ट्रंप की टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका ने कुछ अनिश्चितता पैदा की है, लेकिन भारत इसे बेहतर तरीके से संभाल रहा है। वॉकर की भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक निवेशक उभरते हुए बाजारों में सुरक्षित विकल्प तलाश कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी भारत के लिए एक वैश्विक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनती है। इस खबर को समझने के लिए 1950 के जापान के आर्थिक पुनर्निर्माण का उदाहरण लिया जा सकता है, जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और वैश्विक मंच पर उतरे। जापान ने निर्यात उन्मुख नीतियां अपनाई। कंपनियों जैसे टोयोटा और सोनी ने तकनीकी नवाचार के जरिए वैश्विक बाजार में जगह बनाई। जापान की तरह भारत भी अपनी नीतियों को स्थिर करके नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।